अच्छा, कंफर्म कीजिएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अच्छा, और हम कहाँ तक थे, इसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अभी क्या किया था कि जो हमारा फर्स्ट पैसेज था इसको देखा था कि इसका सूटेबल आंसर क्या होगा। और सूटेबल आंसर में हमें दो आंसर्स मिले थे, एक ए मिला था और डी मिला था। ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हुए अंदाज़ा लगाया कि ये क्या है, एक कॉमन अजम्पशन है। ठीक है। और मैम कोई थी हमारे साथ जिन्होंने अंदाज़ा लगाया था, नाम नहीं मैं देख सका था उनका, कि डिफेंड पर्टिकुलर आइडियाज होने का। तो एट द एंड हम क्या करेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि इसका ए आंसर ठीक है या डी ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, व्हाट आर द राइटर्स डूइंग इन द सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है। तो मैम आसिया, आप ये चार ऑप्शंस को एक दफ़ा रीड कर सकती हैं? यस सर। फर्स्ट है क्रिटिसाइजिंग एन ओपिनियन, मतलब कि वो किसी भी ओपिनियन या आइडियल या व्यू को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर है जस्टिफाइंग स्टैंड पॉइंट, वही जो आपका स्टैंड, उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आप उसके हक में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर है एक्सप्लेनिंग एन अप्रोच, वो कोई भी अप्रोच तरीका है वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई उन्होंने एक वे निकाला हुआ है, उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोर्टिंग एन आर्ग्यूमेंट, किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आप सेकंड पैसेज को एक दफ़ा रीड कर दें, छोटा सा ही है। Okay, there may be some limited truth to this view. अच्छा, ये अपने ऊपर वाले व्यू की ही बात कर रहे हैं। There may be some truth to this view. However, we believe that it largely misrepresents real nature of scientific discovery. वो- लेकिन हमें यकीन है कि ये जो है मिस रिप्रेजेंट करता है रियल नेचर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। जो हमारे पास साइंटिफिक डिस्कवरी है उसकी रियल नेचर मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। As well as that of creativity in many other realms of human endeavor. तो बेसिकली जो इंसान की कोशिश की जो रियाल बेसिकली एक्सपेयर या मतलब वो जिस हद तक जा सकती हैं उनकी कोशिशें। तो वो क्या कर रहा है, एज वेल एज दैट ऑफ, वो एक साइंटिफिक थ्योरी को present कर रहा है, एज वेल एज उनकी क्रिएटिविटी को और उनकी इनोवेशन को, जो इंसान ने अब तक कोशिश। तो ये बेसिकली कह रहा है। अच्छा, क्रिटिसाइजिंग का मतलब क्या होता है? मतलब तनकीद करना, मतलब क्रिटिक व्यू से उसको सोचना, एनालाइज करना। ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या ये तनकीद है? क्रिटिसाइज भी लग रहा है, एक जन से क्रिटिसाइज भी कर रहा है वो से। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है कि हमारा इसका ए ही होना चाहिए, बाकी सब एग्री करते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब थर्ड पैराग्राफ कोई और पर्सन जो इसको रीड करना चाहे, पहले इसके ये 29 को। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पैसेज। लेकिन जितना बोलेंगे उतनी आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी, तो बोलते जाएं और बोलते जाएं। यस सर। जी ठीक है। तो मैम बीना आप कर सकती हैं, और इससे नेक्स्ट वाला जो होगा वो कर सकती हैं उम्मे बतूल। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। In the third paragraph, writers suggest about Darwin and Einstein. A. They represent an exception to a general rule. Their way of working has been misunderstood. They are an ideal which others should aspire to. Their achievement deserve
Their achievements deserve greater recognition. ठीक है, ये जो चार ऑप्शंस हैं इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं आप आसान अल्फाज में? यस सर। ए वाले में है कि इनकी जो दे रिप्रेजेंट एक्सेप्शन टू अ जनरल रूल। जो भी जनरल रूल है इससे एक एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मतलब हटकर एक अलग बात कर रहे हैं जनरल रूल से। अगला कह रहा है कि दियर वे ऑफ वर्किंग हैज बीन मिसअंडरस्टूड, कि जो उनका वे ऑफ वर्किंग था साइंटिस्ट का, वो मिसअंडरस्टूड किया गया है, लोगों ने सही तरह से समझा नहीं कि उनका वे ऑफ वर्किंग था क्या। सी में कह रहे हैं कि दे आर एन आइडियल विच अदर्स शुड एस्पायर टू। सी में कह रहे हैं कि आज इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो साइंटिस्ट हैं डार्विन एंड आइंस्टाइन, क्या ये आइडियल हैं जिसको जिससे सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और डी वाले में कह रहे हैं देयर अचीवमेंट्स डिजर्व ग्रेटर रिकॉग्निशन, कि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं डिजर्व करती हैं कि उनको बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो अब हम इसके पैसेज को आप रीड कर दें ताकि फिर हम देखें कौन सा तो ऑप्शन ये सूटेबल सेटिंग होगा। असाइड, सेटिंग असाइड हाँ जी, हाँ जी, ये इधर लिखा हुआ है ना इन द थर्ड पैराग्राफ, तो थर्ड यही, सेटिंग असाइड सच ग्रेट्स एज। setting such great as Darwin and Einstein, whose monumental contributions are duly celebrated. We suggest that innovation is a process of trial and error, where two steps forward may sometimes come with one step back, as well as one or more steps to the right or left. This evolutionary view of human innovations undermines the notion of creative genius and recognizes the cumulative nature of scientific progress. सर इसको एक्सप्लेन करूं? हाँ जी प्लीज। सर ये कह रहे हैं कि अगर साइंटिस्ट जैसे जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे डार्विन एंड आइंस्टाइन, उनको साइट जो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेटेड हुई। We suggest that innovation process of वो क्या आइडियाज चाहिए सर। मैम आई थिंक सो आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रही है। आई डोंट नो मेरे एंड पे है या बाकियों के एंड पे भी है। ये सब नहीं आ रही है। चलें कोई कह रहे हैं बात कि नहीं। इनोवेशन होनी चाहिए उनकी प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, where two steps forward may sometimes come with one step back। जिसमें टू स्टेप्स अगर हम फॉरवर्ड लेते हैं तो एक स्टेप जो है वो पीछे भी ले हो जाता है, कभी कभी इस टाइप की कुछ बोल रहे हैं ये। एज वेल एज वन और मोर स्टेप्स टू द राइट और लेफ्ट। इसके साथ साथ हमारे जो है वो कुछ स्टेप्स अगर हम राइट लेते हैं या लेफ्ट लेते हैं, मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर हम इनोवेशंस लेके आए अपने प्रोसेस में, तो दिस आई थिंक this evolutionary view of human innovation undermines the notion of creativity, recognizes the cumulative nature of scientific progress। ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से न्यू तरीके से व्यू करें ह्यूमन को, उसको एक नए तरीके से देखें, हमारे पास जो है वो अच्छी रिफ्लेक्शन होगी, साइंटिफिक प्रोग्रेस बहुत अच्छी। अगर हम उसको एक पॉजिटिव व्यू से देखेंगे कि उन्होंने अगर कोई चीज वो की है, इन्वेंट की है अगर कोई नई चीज, तो हम उसको अगर अच्छे तरीके से देखें कि कितने स्टेप से, ट्रायल्स और एरर से वो गुजरे हैं, जो है वो मेहनत है उसपे, तो ये जो है वो एक अच्छा प्रोग्रेस करेगी हमारी साइंटिफिक हिस्ट्री में। आई ओके। थिंक सर यही अच्छा। कह रहे अच्छा, तो अगर हम ये देखें इधर कहा हुआ है कि व्हाट डू द राइटर सजेस्ट अबाउट दीज टू साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में जो सजेशन है वो यहाँ पर है, वी सजेस्ट दैट। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या उसने ये सजेस्ट किया देयर अचीवमेंट डिजर्व ग्रेटर, कि इसको अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करवाना चाहिए, नहीं ना? तो ये क्रॉस होना चाहिए।
दे आर एन आइडियल विच अदर्स शुड एस्पायर टू, ये भी नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है, ऐसे ही है। यस सर। हम्म, अच्छा अगर हम इसको ये दोबारा सिचुएशन पढ़ें, वी सजेस्ट दैट इनोवेशन इज मोर अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। हम्म। सर वो वे कहते टू हैं स्टेप। कि सर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो सर वो कहते हैं कि जो इनोवेशन है वो एक लाइक एक्सपेरिमेंटल एक स्टेप की तरह है, एक ट्रायल एंड एरर का। समटाइम्स क्या होता है कि आप दो स्टेप्स लेते हैं लेकिन आप एक्सपेरिमेंट में या इनोवेशन कोई भी चीज अगर हमने न्यू क्रिएट कर रहे हैं तो हम दो स्टेप्स लेते हैं, लेकिन हमारा एक स्टेप सही है, अगले में जाके वो रिजल्ट, या हमने कोई भी अगर हम बनानी होती है तो हमें वो 2 से 3 टाइम्स हमें वो ट्रायल एरर करते रहते हैं जब तक हमें लाइक वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ना मिले। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दो स्टेप्स लेते हैं फिर एक स्टेप बैक चले जाते हैं। बेसिकली इनोवेशन तभी आती है आपके काम में जब आप प्रोसेस चेंज करते हो और स्टेप्स चेंज करते हैं। तो इनोवेशन एक ट्रायल प्रोसेस है ट्रायल एंड एरर का। तो सर यहाँ पे उन्होंने एक जस्ट एक्सप्लेन किया पहले इस वाली कंप्लीट लाइन में कि समटाइम्स क्या, अगर आप दो स्टेप अगर आप राइट पे चले गए स्टेप फिर आपको लेफ्ट पे वापस आप। एग्जैक्टली, तो फिर इसका मतलब है कि दे रिप्रेजेंट एन एक्सेप्शन टू अ जनरल रूल। सर हम एक्सेप्शनल भी नहीं कह सकते सर, बिकॉज फर्स्ट लाइन में देखें वो कहते हैं हुज मोन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन आर ड्यूली सेलिब्रेटेड। सर आई डोंट नो सर, ये कंफ्यूजिंग है काफी। एक्सेप्शन टू जनरल रूल, देखिए हमने कोई हमें अगर जनरल। हम 29 जो है हमारे पास, ठीक है, इसको स्टार्ट में पढ़ें। इन द थर्ड पैराग्राफ, व्हाट डू द राइटर्स सजेस्ट अबाउट डार्विन एंड आइंस्टाइन। ठीक है, उसकी सजेशन के बारे में पूछा हुआ है ना, तो हमने क्या करना है कि इसकी सजेशन को यहाँ से देखना है, रीड करना है। ठीक है, और देखना है कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, ठीक होगा। अगर हम देखें, वी सजेस्ट दैट इनोवेशन इज मोर अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर where two steps forward may sometimes come with one step back, as well as one or more steps to the right or left। ठीक है, इस चीज को आपने क्या अंडरस्टैंड किया? ये एक प्रोसेस है, ये एक रूल को किया यहाँ पे। ये एक प्रोसेस कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा इज अ प्रोसेस, या सर ये एक रूल हो सर सकता है। डी भी तो हो सकता है। Their achievement deserve greater recognition। हाँ, अच्छा अच्छा, बी का आप कह रही हैं, देयर वे ऑफ सर वर्किंग डी। हैज बीन नहीं सर डी। मिसअंडरस्टूड। ठीक है, आप बी की कह रहे हैं। डी कह रही हूँ सर डी। डी, देयर अचीवमेंट डिजर्व यस। ग्रेटर। नहीं, आप मुझे बताइए बात कहाँ लिखी हुई है। सर ये लिखा हुआ है ना, दिस एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ ह्यूमन इनोवेशन अंडरमाइंस द नोशन ऑफ क्रिएटिव जीनियस एंड रिकॉग्नाइजेस। ये जो रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्निशन के उसमें यूज कर सकते हैं हम। रिकॉग्निशन इज अ नाउन और रिकॉग्नाइजेस वर्ब के तौर पे यहाँ यूज हुआ है। और जो इन व्यू की बात की इन्वेंशंस हैं, इसके लिए व्यू है, उसको थोड़ा सा अगर चेंज है जीनियस के लिए, तो साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो एक तो यहाँ अच्छी पर तरह से उसने ये सजेस्ट किया है कि इनकी जो अचीवमेंट है उसको एक ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए उसको अच्छे तरीके से, ये बात की है उसने, सजेस्ट किया है, सजेशन क्या है उसकी, ये हमने देखना है ना। that innovation is a process of trial and error, um, sometimes come with some mistake। फिर तो ये देयर वे ऑफ वर्किंग आ जाएगा फिर तो। वे ऑफ वर्किंग की बात कहाँ पे हुई है? सर ये जो ट्रायल एंड एरर्स होते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, बहुत दफा हमारा जो है वो रिसर्च मेथड है वो कभी रॉन्ग हो जाता है, तो हमें उसको चेंज करना पड़ता है। रिसर्च रिसर्च मेथड हाँ में बहुत एग्जैक्टली exactly, आपने सारे पाइथन कोड किया है, उसमें आपने ट्राई एंड एक्सेप्शन पढ़ी है।
उसका क्या मतलब सर है कि आप एक चीज ट्राई ट्रांसक्रिप्शन कर के रहे होते हैं और फिर आप क्या करते हैं, उस पर एक एक्सेप्शन लगा देते हैं कि अगर एरर आ जाए तो फिर आपने ये कर देना है, तो वो भी तो इधर यही एक्सेप्शन ही लगा रहा है ना। यस सर। ऐसे ही है कि नहीं? अच्छा, सेकंड इसलिए भी नहीं था क्योंकि यहाँ ये बात हो रही है कि कोई भी पर्सन होगा ना जिसने उस मेथड को मिसअंडरस्टूड किया होगा, लेकिन स्टार्ट की लाइन में हम देख सकते हैं डली सेलिब्रेटेड, तो इस मीन से हम गेस लगा सकते हैं कि उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन की थी वो सेलिब्रेशन हुई थी, मीन्स वो मिसअंडरस्टूड नहीं हुई थी। तो हाँ, बी वो बात है क्योंकि उन्होंने कहा कि ड्यूली ड्यूली हर तरह से, लाइक जो उनके टाइमिंग के जो नॉर्मली साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज टू अ किया था, जो ग्रेटर एक्सटेंट। कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज, ड्यूली सेलिब्रेटेड का मतलब तो ये बनता है। बिल्कुल। और हमने वैसे भी इस पैसेज के अंदर अगर हम इस चीज को देखें ना, तो हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है उसकी सजेशन क्या है। ठीक है, उसकी जी। सजेशन जो है वो सिर्फ इस सेंटेंस के अंदर है जहाँ पे उसने एक्सेप्शन की बात की हुई है। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं ना कि अगर एक एरर आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, उस स्टेप को छोड़ के उससे पीछे आए हैं जहाँ पे चीज़ें सही वर्क कर रही थी, और जहाँ पे एरर आया उसको दोबारा से हमने देखा है और फिर उसको सॉल्व कर लिया, तो वो एक एक्सेप्शन ही हो गई ना। ठीक है, तो मेरे तो यस ख्याल सर। में तो ए होना चाहिए। ये मेरे भी ख्याल में होना चाहिए, ये के साथ जाता है। बाकी कोई बात नहीं, मैं भी गलत हो यस सकता हूँ। सर। ठीक है, परफेक्ट नहीं हूँ, हम देखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा 30 है। ठीक है, नो डाउट ये जो पैसेज 3 होता है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है करने में, तो हम इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे मिलके। तो अब ये जो 30 है ये कौन रीड करेगा? मैम, क्या नाम था? उम्मे बतूल। John Nicholson is an example of a person whose idea, uh, uske a established reputation as an influential scientist was only fully understood at a later point in history. Foundation for someone else initially met with skepticism from the scientist community. जॉन निकल्सन एक एग्जाम्पल है किसी मतलब पर्सन का, उसका पहले में मतलब उसकी जो एक क्या के मतलब उसकी जो रेपुटेशन बनी हुई है अच्छे साइंटिस्ट की, और वाज ओनली फुली अंडरस्टूड एट अ लेटर पॉइंट इन हिस्ट्री, जो मीन्स इट्स whose idea was only fully understood at the later point in history। ठीक है, अगर ऊपर वाले के साथ जोड़ें तो फिर हमें सेंटेंस की समझ मेरा ख्याल आ जानी चाहिए ना। चले, कोई बात नहीं, मैम आसिया आप कंटिन्यू कर सकती हैं। Yes, sir. The second one we say, okay, was only fully understood at a later point in history. इनका जो point of view था उसको हिस्ट्री में बहुत देर से आके रिकॉग्निशन मिली थी या फुल अंडरस्टैंडिंग मिली थी। Okay, laid the foundations for this breakthrough. बेसिकली काम किया था, जो फाउंडेशंस थी वो किसी और के लिए ब्रेक थ्रू था। मतलब वहां से किसी और ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू निकाला और उसको प्रूव कर दिया, वो किसी के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ, मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी साबित हुई किसी और के लिए, उसकी जो फाउंडेशंस थी। लास्ट में है कि इनिशियली मेट विद स्केप्टिसिज्म फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो इनिशियली जब वो काम कर रहा था तो उसकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी, उसके इर्द गिर्द के जो साइंटिस्ट थे, उससे उसे रिफ्यूजल मिला था। स्केप्टिसिज्म डाउट था लोगों को, मतलब उसकी जो कम्युनिटी थी, साइंटिफिक कम्युनिटी, साइंटिस्ट जो थे वो कहते थे कि वो डाउट के वर्क के बारे में, और रिफ्यूजल लाइक वो कहते थे कि भाई फजूल सा काम कर रहे हो, इस तरह का। स्केप्टिसिज्म का मतलब बेसिकली होता है आप किसी वर्ड्स आप डाउट रखते हो या क्वेश्चन रखते हो, उसको कहते हैं। तो ठीक है, सर ये था। जबरदस्त।
और ये जो पैसेज है मैम उम्मे बतूल आप रीड करेंगी, और जहाँ पर आप स्टक होंगी मैम आसिया आप प्लीज गाइड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लर्निंग करनी है ना। कोई ज्यादा मतलब एक्सपर्ट होता है इंग्लिश में, कोई कम होता है मेरे जैसा जिसको नहीं सही से पढ़ना आता, समझ नहीं लगती, तो इट्स 100% नेचुरल। ठीक है मैम उम्मे बतूल आप इस पैसेज को रीड करें, जहाँ पे आपको मुश्किल होगी हम मिलकर उसके सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, Okay. फील फ्री टू स्पीक। Consider one unheralded scientist, John Nicholson, a mathematical physicist working in 1910, who postulated the existence of proto-element. जॉन निकलसन एक साइंटिस्ट है जो जिसने काम किया है उन 1910 में proto elements in outer space. By combining different number of weight of these proto element atoms, Nicholson could recover the weight of all element in the then known periodic table. Means the number of weight जो प्रोटो एलिमेंट एटम्स के, जिसमें निकलसन ने कवर किए हैं जो भी एलिमेंट्स हैं उनके टेबल में. These successes are all the more noteworthy fact that Nicholson was wrong about the presence of proto-element. These successes are all the more. They do not actually exist. Means, जी sir. ओके, यहाँ पे कि दीज सक्सेसेस नोटवर्दी गिवन, मतलब कि ये जो उसकी जो सक्सेसेस थी, ये जो अभी आपने स्टोरी बताई है, उसके वेट डिस्कवर किया पीरियोडिक टेबल में, ये आर मतलब कि लोग उसको जानते, रिकॉग्नाइज करते, तो वो गिवन द फैक्ट, हमें ये फैक्ट देते हैं दैट निकोलसन वाज रॉन्ग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटो एलिमेंट्स, कि निकोलसन जो था वो रॉन्ग था अबाउट द प्रोटो एलिमेंट्स। नेक्स्ट आप आगे रीड। Amid his often fanciful theories and wild speculations, Nicholson also proposed a novel theory about the surface of atom. Nicholson ने एक novel दिया है theory about जो structure of atom. Niels Bohr, the Nobel Prize winning father of modern atomic theory. नील बोर जो है वो जिसने नोबेल प्राइज विन किया है फादर मॉडर्न थ्योरी में, jumped off this interesting idea to conceive his now famous model of the atom. ये सी हो सकता है इसका 30th का। लेकिन कैसे? सर यहाँ पे निकोलसन, ये थर्ड लास्ट लाइन, सर निकोलसन आल्सो प्रपोज्ड अ नोवेल थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और सर वहीं से जो है नील बोहर ने, नोबेल प्राइज विनर था, उसने मॉडर्न एटम जम्प्ड ऑफ फ्रॉम हिज इंटरेस्टिंग आइडिया टू कंसीव हिज नाउ फेमस मॉडल ऑफ द एटम। वो यहाँ से उसको जो है एक उसने मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट किया था, जिसको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला नील बोहर को। तो आई थिंक सी हो सकता है सर इसका। अपनी सजेशन दें, अभी मैं लाइक एनालाइज अभी करना है, लेकिन मुझे जैसे फील हुआ कि मे बी ये हो सकता है। अच्छा, लास्ट सेंटेंस में भी आधा आंसर है और आधा आंसर ना फर्स्ट सेकंड लाइन के स्टार्ट में देखें। वो पोस्टुलेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटो एलिमेंट्स इन आउटर स्पेस। पोस्टुलेटेड होता है कि उसने फाउंडेशन रखी। अब किस चीज से रखी, उस पर आगे जो फर्दर काम किया था वो नील बोर ने किया था, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर सी है। मैं भी सी के साथ जाऊंगा। किसी को कंफ्यूजन है तो फ्रीली पूछ सकता है। ओके नहीं है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा अब कौन इसको 31 को रीड करेगा? स्क्लैन आप भी तो आप कर सकते हैं। point of interest the प्लीज प्लीज करें करें। what is the key point of the of interest about the AC DC ट्रिप प्लेसमेंट, यानी कि जो AC DC कोई प्लेसमेंट है उसके उसके इंटरेस्ट के क्या की पॉइंट्स हैं?
आगे ऑप्शंस। अच्छा, द सिंपल रीजन वाई इट वाज इन्वेंटेड, कि उसकी सबसे आसान वजह क्या थी, उसे क्यों इन्वेंट हुई। द एंथुसिज्म विद विच इट वाज अडॉप्टेड, कि किस वजह से किया गया। द रिसर्च वेंट इनटू, कौन सी रिसर्च है जिससे वो डेवलप किया गया। द क्लेवरनेस ऑफ द पर्सन, के इंसान की चालाकी क्या थी। हु फर्स्ट यूजेस, कि जिसने इसे पहले यूज किया। अच्छा, अब हमें देखना है कि हमें इसका आंसर किस पैसेज में मिल सकता है। तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसको मैं इधर से क्लू वर्ड होगा जिसको मैं ले सकता हूँ, ताकि मुझे पता सर जो चल जाए किस सिंगल पैसेज। कोट हाँ लिखा जी। हुआ है, जो सिंगल कोट्स के अंदर वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है और अब हमें क्या करना है, गया। इसको देखना है। तो क्या इस पैसेज में मुझे मिलेगा, आप लोगों ने बताना है। तो इसमें तो नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं नजर आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें ये फौरन से मेरी नजर सर पड़ी है यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड लाइन ये में सर सर। दिस इज सो कॉल्ड एसिड्यूसी, ऊपर। सर सेकंड। यस, यहाँ पर भी है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें आंसर यहीं पे मिलेगा। व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अबाउट। ठीक है, की पॉइंट क्या होगा। अब इसको यहाँ से रीड करे कोई एक पर्सन, जो जिसने ये क्वेश्चन रीड किया, प्लीज। Support for this evolutionary view of the behavior innovation comes from the many domains, यानी कि जो evolution को कुछ सपोर्ट करती है बिहेवियरल के डिफरेंट व्यू से, कम्स फ्रॉम मैनी डोमेन्स, यानी कि डिफरेंट डोमेन से आती है। जो कंसीडर वन एग्जांपल ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल इनोवेशन, किसी एक एग्जांपल को हम जो है ना कंसीडर करते हैं। इन द यूएस, हॉर्स हॉर्सेसिंग, ये वर्ड का नहीं मुझे पता। हॉर्स रेसिंग सर। हॉर्स रेसिंग। हॉर्स रेसिंग। हॉर्स, हाँ, हॉर्सिंग। द सो कॉल्ड ACDC trip placement, in which the rider's foot in his left trip is placed the 25%, यानी कि ये जो क्या कहते हैं प्लेसमेंट है ना, इसमें जो हॉर्स का जो राउंड है, ठीक है, वो स्ट्रिप के लेफ्ट साइड पे प्लेस होता है एज मच एज 25 लोअर देन द राइट, यानी कि दाएं तरफ से 25 सेंटीमीटर वो यानी नीचे होता है, लोअर अराउंड देन द राइट, यानी कि दाएं से जो, तो वो 25 सेंटीमीटर नीचे होता है। द इज बिलीव्ड टू कंफर्म इम्पोर्टेंस स्पीड एडवांटेज टर्निंग ऑन द ओवल ट्रैक, ये फील्ड में मदद देता है ट्रैक पर। इट वाज डेवलप्ड बाय अ नोन। यहीं पे ब्रेक लगा ले मेरे ख्याल में, कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने रीड किया है, इसमें आंसर छुपा होना चाहिए, या मैं गलत समझ रहा हूँ। सर अभी तक तो उसने यस सर, बताया ये है। कह रहा है क्लेवरनेस ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट यूज, यानी यानी कि उसकी ट्रिक ही है ना कि वो, जो बायां पाँव नीचे रखना है और दायां ऊपर रखना है। हाँ, यस बिल्कुल। ये और फिर आगे इज बिलीव्ड टू confer important speed advantages when turning on oval tracks. आप लोगों को कुछ क्लिक हुआ है या आगे रीड कर लेना चाहिए। सर रीड कर लेना चाहिए आगे। ओके, रीड कर लेते हैं, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा।
It was developed by a relatively known named Jackie Westrop, कि एक बंदा है जैकी वेस्ट्रोप, ये जो है ना डेवलप की थी. Had Westrop conducted methodology investigations or examined extensively film record, should plan outrun his rival. सर यहाँ मुझे यही लग रहा है कि ये है ना, यानी कि उसने कोई टेक्निक ही बनाई है. ठीक है, तो वो वैसे डी लग रहा है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. हैड द स्पीड ऑफ एडवांटेज तो दैट व्हाट वुड बी. अबाउट डी? डी भी तो हो सकता है. The enthusiasm with which it was led to the rapid widespread adoption of riding SCDC by many riders. The racing style is thoroughbred racing. नीचे भी नो, he suffered a leg injury which left him fully bend his left key. His modification just happened to ride with enhanced hand turning performance. यानी कि उसकी क्या कहते हैं, लेग इंजरी, जिसकी कहते हैं जो उसकी टेक्निक थी वो उसने यूज करना छोड़ दी. अनेबल टू फुली बेंड. हिज मॉडिफिकेशन जस्ट हैपेंड टू कोइंसाइड लेफ्ट इंजरी टर्निंग अगर परफॉर्मेंस. हम देखें यहाँ पर ही सफर्ड अ लेग इंजरी विच लेफ्ट हिम अनेबल टू फुली बेंड हिज लेफ्ट नी. तो ये क्या है, एक रीजन है ना उसकी सिंपल सी. ठीक है, सो हिज मॉडिफिकेशन जस्ट हैपन टू कोइंसाइड विद इनहेंस्ड लेफ्ट हैंड टर्निंग परफॉर्मेंस. ठीक है, तो एक उसकी एक सिंपल सी रीजन थी ना. हम्म. क्या ख्याल है आपका? सर इसमें मेन इंटरेस्टिंग चीज समझ के नहीं किया गया था, ये जो बिल्कुल. टेक्निक थी. ये एक पास एक इशू आ गया, एक रीजन थी इंजरी के, नी एग्जैक्टली को फुल बैंड नहीं कर, तो उन्होंने इसको बाद में अडॉप्ट किया और वो एक इंथुसिज्म के साथ सारा कुछ किया, बाद में उनको लगा अच्छा है. तो जो उसकी रीजन थी, आई थिंक इंटरेस्टिंग पॉइंट तो यही है कि इसको हाँ, लाइक क्योंकि अगर देखें, अगर फॉर एग्जांपल उसमें इंजरी ना होती तो वो मॉडिफिकेशन ही नहीं कर सकता. तो एक सिंपल इंजरी थी जो सिर्फ उसी के साथ थी और किसी को इशू नहीं था, वर्ल्ड वाइड इशू नहीं था, पूरी दुनिया का इशू. ठीक है, उसके साथ इशू था तो जिसकी वजह से उसने मॉडिफिकेशन कर ली. ऐसे ही है ना? ऐसे ही. हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इसका ए होना चाहिए. सब एग्री करते हैं? यस सर. यस सर. ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और इनको देख लेते हैं. ठीक है, अच्छा कोई एक पर्सन बता दे कि ये जो 32 से 36 तक हैं हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चंस, इनमें हमने करना क्या है? अच्छा, पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन किए तब ये यस नो है. एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन गिवन होती है यहाँ पे. मीन्स आपको दोनों में करते हैं क्वेश्चन में, लेकिन कुछ व्यू होता है राइटर का, उसमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन गिवन होती है ट्रू फॉल्स में. और बाकी चीजें सेम है. अगर स्टेटमेंट एग्री करेगी तो yes करना है, अगर कंट्राडिक्ट कर रही है तो आपको करना है. अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस तो आप उसे नॉट गिवन मेंशन. नॉट गिवन फॉर एग्जांपल, अगर आपने 32 33 का क्वेश्चन कर लिया, 34 का फॉर एग्जांपल आंसर कब आपको लगेगा कि होगा, जब आपकी जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन 35 का क्वेश्चन शुरू हो गया है. अगर आपको नहीं मिल रही तो आपने नॉट गिवन करना है. फर्दर आपने वैरायटी ऑफ नहीं जाना. ये क्वेश्चन हमेशा ऑर्डर्स में होते हैं, बाद में नेक्स्ट आंसर्स होता है. अगर आप इन क्वेश्चन को यस है क्वेश्चन अगर मार्क कर देंगे तो ये गलत होगा. आपने अगर यस नो है तो इसको ट्रू फॉल्स करना, हमेशा इसको नो ही करना है. ये कीप इन माइंड में रखना है.
यस, अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हम इसके आंसर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। हमें यहाँ पे क्लू वर्ड्स मार्क करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं कि वो हमें कहाँ पे मिल रहे हैं और वहीं पे उनका आंसर भी अवेलेबल होगा। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्लू वर्ड्स क्या हो सकते हैं। सर फर्स्ट लाइन सर में एक है प्लेटो। प्लेटो और और ये सर नाम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे, तो क्या अब हमें इसमें देखना चाहिए? सर अब तक टैटू का नाम नहीं। है, अब तक सर ये नहीं क्वेश्चन मिला नेक्स्ट ये। पैराग्राफ के थर्ड लाइन पे। ओहो, एक मिनट, यहाँ पर ये देखें मुझे, ये एक तो मिला है, दूसरा भी मिला है। तो इसका मतलब है कि हम इस पैसेज के अंदर देख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब 32 को कोई एक दफ़ा रीड कर दे कि इसमें क्या कह रहे हैं। Okay, acknowledging people such as geniuses will help us understand the process by which great minds create new ideas. अच्छा, अगर हम इन पीपल जैसे लोग हैं, जैसे प्लेटो हो गया और दा विंची हो गया, बेसिकली ये क्या है, प्लेटो लाइक ये जो है फिलोसफर्स हैं और दा विंची जो है वो आर्टिस्ट है। एज अ जीनियस, अगर हम इन जीनियस को क्या करें, एक्नॉलेज, हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस, तो हमें हेल्प होगी प्रोसेस अंडरस्टैंड करने की, बाय विच ग्रेट माइंड्स क्रिएट न्यू आइडियाज। इस तरह से जो ग्रेट माइंड्स होते हैं वो न्यू आइडियाज को जो है वो जन्म देते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये बात इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या नहीं इस पैसेज में। तो मैम प्लीज़ रीड कीजिएगा। Okay, the notions of insight, creativity, and genius are often evoked, but they remain vague and full scientific utility. The notion of insight कहते हैं विजन जो होता है चीज का वो, और क्रिएटिविटी और जीनियस जो है आर ऑफन इन्वोक्ड मतलब एक रीजन चाहिए होती है, लाइक आपको उभारने के लिए, आपके अंदर से क्रिएटिविटी निकालने के लिए। तो बेसिकली ये वो सेंटेंस है, बट दे रिमेन वेग, लेकिन वो फिर भी क्या रहते हैं, वेग, लाइक डोरमेंट रहते हैं, अनक्लियर, उभरते नहीं है प्रॉपर, एंड ऑफ डाउटफुल साइंटिफिक यूटिलिटी, और जो साइंटिफिक यूटिलिटी है उससे लाइक डाउटफुल रहते हैं, स्पेशली व्हेन वन कंसीडर्स द डाइवर्स, जब कोई भी कंसिडर करता है डाइवर्स एंड इंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, जब इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, सच एज प्लेटो हो गया, लियोनार्डो दा विंची हो गया, शेक्सपियर हो गया, बेथोवन हो गया, गलीलियो हो गया, न्यूटन, केपलर, क्यूरी, फॉस्टर एंड एडिसन, लाइक जब हम इनकी वो करते हैं, when one considers the diverse and enduring contributions ओके, अच्छा, of अब individuals. क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है 32 की, ये हमें इधर मिल रही है? यस सर। एक तो जो टेक्नोलॉजी की है वो इंडोरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स, और बाकी आगे हम बात करें ग्रेट माइंड्स क्रिएट न्यू आइडियाज को, उसको कह रहे हैं कि हमें इन नोशन को लेबल करना चाहिए रादर देन यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन, तो ये दोनों मर्ज होके कर रही हूँ। अच्छा, अगर हम इसको पढ़ें कि द नोशंस ऑफ इंसाइट, क्रिएटिविटी एंड जीनियस आर ऑफन इन्वोक्ड, बट दे रिमेन, अच्छा इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम? सर वेग, वेग, और इसका मतलब क्या है? सर डोरमेंट रहना, वेग रहना, पूरी तरह सर उभरना ना पूरी तरह, ठीक वेग है, है, अनक्लियर है थोड़ा सा। ठीक है, vague and of doubtful scientific utility, especially when one considers the diverse and enduring contributions of individuals such as Plato and ये सारे नाम। ठीक है, तो इससे हमें
आंसर क्या होना चाहिए? नो होना चाहिए। यस सर, यहाँ पे तो मतलब यस तो नहीं लग रहा। बाकी सबकी क्या राय है? अच्छा, अगर हम एक तो यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई, इंडोरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स, हाफ इंफॉर्मेशन जहाँ मिली है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करें, मैं लेबल तो कर देगा लेकिन हमें एक्सप्लेन नहीं करेगा उस कोई भी इनोवेशंस के बारे में। और जब हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं होगी तो हम न्यू आइडियाज नहीं बना सकेंगे, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे। उसने आगे मेंशन भी किया हमें अनदर अप्रोच चाहिए, तो इसके लिए क्वेश्चन नो होगा, हमें एग्जैक्टली। हेल्प नहीं करेगा। आगे वाले सेंटेंसेस पढ़े जाएं तो वो इस बात को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 32 का हमारे पास नो हो गया। अच्छा, अब 33 पे आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन याद रखना, ये ट्रू फॉल्स और यस नो में सिर्फ आपने ये नहीं देखना, आपने इंफॉर्मेशन लोकेट नहीं करनी होती, आपने मीनिंग भी अंडरस्टैंड करना होता है। एग्जैक्टली, मीनिंग समझ आएगा तो हमें पता चलेगा ना कि उधर इंफॉर्मेशन है या उसमें कोई अपोजिट बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो नॉट गिवन है या क्या सीन है, ठीक है, वो तो थोड़ी सी अंडरस्टैंड करके पता चलेगा। अब हम 33 की तरफ मूव करते हैं। द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज ये एक्सक्यूज मी डिस्कवर्ड। सर। सर ये नो और नॉट गिवन में मतलब है कि अब उसमें वो प्लेयर नहीं है ना, मतलब है कि यस तो ऑब्वियसली नहीं है, तो हम इसमें ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यहाँ पे नो है या नॉट गिवन है? मतलब उस आईडी के लिहाज से तो ये नो भी ठीक है और नॉट गिवन भी, मतलब दोनों सुइटेबल हैं यहाँ पे तो। सर मैं एक्सप्लेन करूँ? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। एक्चुअली इसमें इस सेंटेंस के बारे में एक्नॉलेजिंग पीपल और इन सारे पीपल साइंटिस्ट के बारे में या राइटर्स के बारे में बात हुई है, और वो उस चीज को डिनाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नो कह रहे हैं। अगर इनकी बात ही नहीं होती इस पूरे पैराग्राफ में तो हम कहते हैं कि नॉट गिवन है, मतलब ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में। पर ये बात हुई है और ये अब जो है वो इसको डिनाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नो कह रहे हैं। सर ऐसा ही एग्जैक्टली है। मीन के अगर यहाँ प्लेटो का या दी विंसी का यहाँ पे कोई तस्करा ना होता तो हम डायरेक्ट कह देते कि नॉट गिवन। अब बात हुई है इनके बारे में तो हम उनके अकॉर्डिंगली के नो मतलब है कि वो कर रहे हैं। नहीं, इसमें जो स्टेटमेंट है ना, आप देखिए उसमें लिखा हुआ है कि इनकी जो आइडियाज हैं वो हमें हेल्प करते हैं। और ये एग्जैक्टली। इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड होती है, वी नीड अनदर अप्रोच। तो इसका मतलब वो बिल्कुल। पूरी तरह से हेल्प नहीं हो रही, तो वो हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो हम उसको नो लिखेंगे क्योंकि नहीं, अपोजिट मेरे बात कहने कर। का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे प्लेटो के बारे में बात हुई, अगर यहाँ प्लेटो के बारे में बात ना होती, ठीक है, ये दो जो प्लेटो और ये दूसरे के बारे में जो आइडिया है, अगर ये आइडिया यहाँ पे ना गिवन होता तो हम उसी से मतलब यहाँ पे नॉट गिवन कह देते इसे। हाँ, हम नॉट गिवन कह देते हैं ठीक कि है, ऐसी कोई थैंक यू। बात ही नहीं हुई है इस बारे में। ठीक है। वेलकम। और दूसरा नॉट गिवन तब भी ये हो सकता था अगर हमें ये मेंशन ही ना होता कि वो हमें हेल्प कर रही है कि नहीं। यस मैम, जब ये बात ही नहीं होती इस बारे में। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम 33 को देखते हैं। ठीक है, द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड एट अ टाइम व्हेन psychologists were seeking a scientific reason why creativity occurs. अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्लू वर्ड्स क्या होने चाहिए? लॉ ऑफ इफेक्ट नेक्स्ट पैसेज में ही हमें स्टार्ट में मिल गया है। ठीक नेक्स्ट है, इसमें साइकोलॉजिस्ट आ गया हमारे पास, वर सीकिंग अ साइंटिफिक रीजन। ठीक है, एक रीजन बाय क्रिएटिविटी अकर्स। सॉरी, किसी की आवाज़ आई है? सर आई वाज जस्ट सेइंग कि आप सही कह रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हमें क्या क्या हमारे क्लू वर्ड्स हो सकते हैं? साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और लॉ ऑफ इफेक्ट, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं कि किस पैसेज में इंफॉर्मेशन होगी, तो वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं।
तो कोई पर्सन यहाँ पर पढ़ सकता है इसको? सर मैं पढ़ूं? जी प्लीज। The law of effect advanced by psychologist Edward Thorndike in 1898, some 40 years after Charles Darwin published his groundbreaking work on biological evolution, on the origin of species. This simple law holds that organisms tend to repeat successful behaviors and to refrain from performing unsuccessful ones. Just like Darwin's law of natural selection, the law of effect involves an entirely mechanical process of variation and selection, without any end objective in sight. ओके, इसका मतलब है कि ये जो बात है, वन साइकोलॉजिस्ट वर सीकिंग a scientific reason why creativity occurs. तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो जो पर्सन जिनका क्वेश्चन था ना, इसका यस सर, आंसर इस उनकी तरह की कोई कंफ्यूजन बात दूर ही कर नहीं। सकता है कि नॉट गिवन क्यों है। ऐसा ही है। Yes, sir. यस Creative. सर। एक बात जो मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने पूरा पैराग्राफ रीड कर दिया है। अगर हम सेकंड सेंटेंस में रीडिंग स्टार्ट करें तो बिहेवियर की बात नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो उससे पहले हमें काफी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही। बस डिस्कवर, पहली तो बात है कि एडवांस किया गया था, उसके बाद में हमें डिस्कवर कब हुआ था। और दूसरी बात, इसके आगे हाफ इंफॉर्मेशन इसकी गिवन नहीं है, तो ये तो इजीली अंडरस्टूड है कि नॉट गिवन है। एग्जैक्टली तो हमें टाइमली आंसर मिल सकता था। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट है, ठीक है, इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, the law of effect सर sets 34 out रहता है। clear explanation about the sources of new ideas and behaviors. अच्छा, कोई ऐड करना चाह रहा था कुछ, प्लीज बोले। सर 34 अभी रहता है, आप 35 पा रहे हैं। 34 रहता है, ओके सॉरी। अच्छा, लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट नो प्लानिंग इज इन्वॉल्व्ड इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऑर्गेनिजम्स की बात हुई थी यहाँ पे। द सिंपल लॉ यस सर, होल्ड्स ये दैट, हाँ जी जी बोले। सर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, क्यों, कैसे? सर यहाँ पे कि नो प्लानिंग इज इन्वॉल्व, कि आपका जो बिहेवियर है उसमें कोई भी प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो सर बेसिकली उसने भी यही कहा है कि सिंपल लॉ होल्ड्स दैट ऑर्गेनिजम्स टेंड टू रिपीट सक्सेसफुल बिहेवियर्स। वो सक्सेसफुल बिहेवियर्स रिपीट करते हैं टू रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग अनसक्सेसफुल वन। जो सक्सेसफुल होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, जो उनमें अनसक्सेसफुल या अनडिजायर्ड ट्रेट्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। So just like Darwin's law of nature, the law of effect involves an entirely mechanical process of variation and selection without any end objective in sight. तो इसमें वो कहता है कि variations and selection तो है, लेकिन आई थिंक सो लाइक ये प्लान्ड काम नहीं है। सर ये तो नेचर कर रही है ना बेसिकली। उसने कहा जस्ट लाइक द Repetition. लॉ। Yes, ma'am, आप बोलें। बेसिकली ये जो थ्योरी है इनकी वो नेचुरल सिलेक्शन पे है, और लाइक द लॉ इफेक्ट जो है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी वो नेचुरल सिलेक्शन से है। तो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपकी जो चीजें हैं वो आपकी नेचर सिलेक्ट कर रही है, हमने खुद नहीं प्लान की हुई चीजें, या हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते होते। तो बेसिकली तो असल में मैंने ये थ्योरी पढ़ी हुई थी, ये लॉ, ये डार्विन और इनकी, तो इसकी बेसिस पे मैंने इसको कहा है कि हम लोग प्लान नहीं करते, लेकिन इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मेरा ख्याल यही है कि ये खुद ब खुद रिपीट करते हैं सक्सेसफुल बिहेवियर्स को और रिफ्रेन करते हैं जो अनपरफॉर्मिंग वन होते हैं। ठीक लाइक है एक इसका। जनरेशन में फिर नेक्स्ट रिपीट हो हम्म रहे होते हैं। तो इसी हम्म, सेंटेंस को मैं कह रही थी कि जो है ये ट्रू बनता है। बाकी ठीक अपने आप ठीक लोग है। और सजेशन लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात आपने कही कि आपने लॉ पढ़ा था, उसकी वजह से आपने ट्रू कहा, ये बात आपने कही है।
यस मैम, एक ये भी कहा और ये भी कहा है मैंने कि ये मुझे ये थर्ड लाइन जो है, द सिंपल लॉ होल्ड्स दैट ऑर्गेनिजम्स टेंड टू रिपीट सक्सेसफुल बिहेवियर्स एंड टू, ये आपको एक पता है यहाँ पे एक जनरेशन की बात हो रही है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टेंड टू रिपीट सक्सेसफुल बिहेवियर्स एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग अनसक्सेसफुल वंस। जो अनसक्सेसफुल वंस होती हैं वो चीजें ऐसे से खत्म हो जाती हैं, जो सक्सेसफुल वन होती हैं वो लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन वो चलती रहती है बेसिकली। तो यहाँ पे वो लगता है कि यहाँ पे दैट नो प्लानिंग इज इन्वॉल्व इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये ट्रू है। हाँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी सारी इंफॉर्मेशन पैसेज के अंदर होती है। आप कभी भी अपना नॉलेज यहाँ पे यूज, नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर सकते हो, आंसर लाने के लिए अपना नॉलेज आप ये नहीं कह सकते, जैसे आपने आगे बात की थी। बहुत सी चीजें हमें ऐसे लगेंगी, आपने जब भी ये एग्जाम करना, इसमें हर चीज आपकी गिवन होती है। बिल्कुल और उसी के अकॉर्डिंग देना है जो यहाँ पर पैसेज में गिवन हो। अच्छा, हमारा टाइम जो है वो अप हो चुका है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये 35 36 का, ठीक है, आंसर ढूंढ कर, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आना है। तो सर ये बुक गिवन है स्लैक चैनल पे दी हुई है आपने? हाँ जी, हाँ जी, दी हुई है। ओके। मैं मिल्सा ने शेयर की थी। ओके। यस, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम कल सेशन में मिलते हैं और मैं एक दफ़ा डिस्कस कर लूँ बाकियों के साथ भी, ठीक है, कि हम यहाँ से अपने फिर उसके बाद प्राइवेट लिंक पर शिफ्ट करके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे से पूरा एटलीस्ट एक टेस्ट तो कंप्लीट करके जाया करें ना। अच्छा सर, वो एक सर ने आना था जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना था, वो आज नहीं आए, नहीं, उन्होंने